नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो मुद्दा आपके सामने बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने सुन ही लिया होगा, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस प्रकार बवंडर आया, भूचाल आया और तख्ता पलट हुआ और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भागकर उसने जान बचाई और भारत की शरण ली। और परसों शाम को दिल्ली में गाजिया स्थित हिंडन एयरबेस पर उन्होंने आकर अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया। और ये हेलीकॉप्टर बांग्लादेश की वायुसेना का था और जुलाई महीने से वहाँ एक आंदोलन छिड़ा और ये आंदोलन जो है ये छात्रों का आंदोलन था। और जिस प्रकार वहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार फैला हुआ था और शेख हसीना अपने ही परिवार के, अपने ही चहेतों को नौकरियों के अंदर आरक्षण दिए हुए थी। और वैसे तो 30% उन बांग्लादेशी सैनिकों के परिवारों के लिए आरक्षण दिया गया था जिन्होंने 1971 की जंग, जो आज़ादी की मुक्ति संग्राम था, उसमें भाग लिया था उनके बच्चों के लिए। लेकिन अब ये तीसरी पीढ़ी थी और इस तीसरी पीढ़ी को भी आरक्षण 30% दिया गया था, जिसका वहाँ पुरजोर विरोध हो रहा था। छात्र जो वो आंदोलन कर रहे थे, अब छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा है, जैसा कि भारत भी कह रहा है और भी कई विश्लेषणकर्ता जो हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, चाइना का हाथ हो सकता है, जो स्पॉन्सर कर रहे थे इस आंदोलन को। लेकिन मेरा मानना है कि ये किसी भी विदेशी ताकत का हाथ इसके पीछे नहीं था। ये स्वतः ही एक गुस्सा फूटा वहाँ के छात्रों में, वहाँ के नागरिकों के मन में, उनके दिल में, क्योंकि जैसे भारत के अंदर हालात हैं, यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है और यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार जो हैं छात्र वो सड़कों पर हैं, लेकिन यहाँ लाठीचार्ज किया जा रहा है और लड़कों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही सेम हालात बांग्लादेश के अंदर भी थे। शेख हसीना तानाशाही रुख अपना चुकी थी। जो भी उनकी आलोचना करता था, जो भी सरकार की आलोचना करता था, उसको जेलों के अंदर ठूंस दिया जा रहा था। बहुत सारे विपक्षी नेता जो है सालों से जेल के अंदर है। खालिदा जिया जो विपक्षी एक बड़ी लीडर है, 2 बार की प्रधानमंत्री भी रही है, वो भी बीते 7 सालों से जेल के अंदर पड़ी हैं, क्योंकि 2009 से लगातार 15 वर्षों से शेख हसीना जो है वो गद्दी पर हैं, प्रधानमंत्री पद पर हैं और उन्होंने अपनी पूरी मनमाने तरीके से अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए वो हर हथकंडा अपनाया जिसकी उसे जरूरत पड़ी। उसने अपने पुलिस को, सेना को भी अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की, लेकिन सेना ने इस बार हाथ खड़े कर दिए क्योंकि छात्र आंदोलन इतना उग्र हो चुका था, इतना तीव्र हो चुका था कि उस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो चुका था। और जुलाई से अब तक लगभग 300 लोगों के मारे जाने की खबर वहाँ से आ रही है और इतनी उग्र भीड़ थी कि लाखों की तादाद में केवल छात्र ही नहीं, हर वो तबका जो महंगाई की मार से पीड़ित था, बेरोजगार था और देश के अंदर अशांति फैली हुई थी। हर किसी को डर था, भय की जिंदगी जी रहा था, क्योंकि जो भी आलोचना करता था सरकार की, जो भी आवाज उठाता था, उसे उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। तो ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही शेख हसीना की जो थी उसे महंगी पड़ी। और आखिरकार जो वहाँ छात्र थे, जिन्होंने इस जो ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने ही इस आंदोलन का बीड़ा उठाया और 2 महीने के अंदर अंदर ये तख्ता पलट हो गया। और किस प्रकार शेख हसीना अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई वहां से और आर्मी चीफ को भी उन्होंने कहा कि आप कृपा करके आप नियंत्रण करें नागरिकों पर, किसी भी तरह से इन छात्र को आप नियंत्रण करें। लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि आखिरकार सेना में या जो सुरक्षा बल होते हैं उनके अंदर भी तो जो भी सैनिक हैं, फौजी हैं, कर्मी हैं, वो भी इसी समाज के, वो देश के नागरिकों के ही बच्चे हैं। वो कब तक इतना अत्याचार करेंगे इन नागरिकों पर, अपने परिवारों पर कैसे गोलियां चला सकते हैं। लगभग 300 लोग मारे जाने के बाद सेना ने और सुरक्षा बलों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि
मैडम आपके पास अंतिम 45 मिनट हैं, इस 45 मिनट के अंदर आप यहाँ से जान बचाकर कहीं भी जा सकती हैं वरना देर हो जाएगी। लेकिन इसी बीच वो मान नहीं रही थी। उसकी बहन जो है शेख रेहाना, उसको भी आर्मी चीफ ने कहा कि आप अपनी बहन को समझाएं, स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अगर वो समय रहते यहाँ से नहीं जाएंगी तो उनको जान का खतरा हो सकता है। शेख हसीना के कहने पर भी मैडम शेख हसीना नहीं मानी और वो इस बात पर अड़ी रही, क्योंकि जो आर्मी चीफ है वो उनके चचेरी बहन है, उनके घर जो रिश्तेदारी है। उन्होंने इसी प्रकार, जैसा कि भारत के अंदर भी इसी प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ भी अपने चहेतों को सरकार जो है बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां दे रही है। यही सेम हाल बांग्लादेश के अंदर भी था और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आर्मी चीफ पर दबाव बना रही थी और उन्हें कंपेल कर रही थी, मजबूर कर रही थी कि आप किसी भी सूरत में इस आंदोलन को नियंत्रित करें। लेकिन उन्हें हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो है यूनिवर्सिटी से लोगों का हुजूम, भारी लाखों की तादाद में भीड़ आपके आवास की तरफ बढ़ रही है और आप यहाँ से जल्दी से निकलने की कोई प्रयास करें, यहाँ से अपना बंदोबस्त करें। लेकिन शेख हसीना चाहती थी कि वो अपना अंतिम जो भाषण है देश के नाम वो संबोधित करना चाहती हैं और शांति की अपील करना चाहती हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि अब वो वक्त निकल चुका है, आप अपनी जान के बारे में सोचिए, आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ से जाइए। तब जाकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वे वहाँ से रवाना हुई और दिल्ली गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वो उतरी सायंकाल और 1.5 घंटे तक जो NSA अजीत डोभाल वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने उसे गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया और वहाँ उन्हें रिसीव किया। अब जो भारत है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है या स्वयं प्रधानमंत्री है, ये बांग्लादेश के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी हैं, यहाँ के लोग जो है विपक्ष है, उस पर चाइना का प्रभाव है, पाकिस्तान का प्रभाव है। और इस प्रकार उन्होंने इस आंदोलन को और हवा दी और छात्र जो है तो भोले वाले थे, उनको गुमराह किया गया, मैनिपुलेट किया गया और वो आंदोलन का उन्हें मोहरा बनाया गया और इस प्रकार सत्ता पलट हो गया। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि ये स्वतः ही फूटा गुस्सा था लोगों का। आम लोग परेशान थे, महंगाई की मार के नीचे वो जी रहे थे और ये वर्षों से, अब 15 वर्षों से लगातार शेख हसीना प्रधानमंत्री पद पर थी और उन्होंने हमेशा मनमानी की, तानाशाही की, गुंडागर्दी की, विपक्ष को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। विपक्ष मुक्त सरकार बनाने की, स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की, प्रयास किए। इसीलिए उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को उन्होंने जमाते इस्लामी है जो उन्हें या और जो भी विपक्षी दल थे उनके नेताओं को जेलों के अंदर बंद कर दिया और सरकार की जो बेरोजगारी, महंगाई या पेपर लीक के मामलों में जो भी आलोचना करता था उन सबको उन्होंने सबक सिखाने का एक तरह से प्रण ले लिया था। और पुलिस फोर्स जो है और अन्य जो सुरक्षा बल थे उन्हें इसी काम में लगा दिया गया था। किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी और आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए था। लोग भड़क गए और इसका जो श्रेय वहाँ के छात्र संगठनों को जाता है, युवा पीढ़ी है। और जब भी किसी देश में क्रांति आती है तो उसका नेतृत्व जब युवा पीढ़ी करती है, छात्र संगठन करते हैं, समाज सेवी करते हैं, तो उनके पीछे पूरा देश, पूरे देश के नागरिक लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, उनकी पीठ पीछे खड़े होते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और यही कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ। लेकिन जो भारत है, हमारा देश की जो सरकार है, अब वो इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। वो कह रही है कि यहाँ विदेशी ताकतों का हाथ है और इस आंदोलन को हवा दी गई और सरकार का तख्ता पलट हुआ। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। सरकार, जो भारत सरकार है, वो खुद डर रही है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही कुकर्म किए हैं जैसे शेख हसीना ने 15 वर्षों में बांग्लादेश के अंदर किए। वही सेम हालात हिंदुस्तान के अंदर हैं। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा की जा रही है। और इतनी नफरत पैदा की जा रही है कि एक तरफा बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज को ध्रुवीकरण कर जीत दर्ज की जा रही है। और जो चुनाव आयोग है, जो मुख्य
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उसने किस प्रकार चुनावों के दौरान धांधली की, वो भी इसकी मुट्ठी में, सरकार की मुट्ठी में है। ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सब जितनी भी एजेंसियां हैं देश को चलाने वाली, वो सारी एजेंसियां गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री के हाथों में कठपुतली बनकर ये काम कर रही हैं। चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के चुनाव हुए थे, उस पर वहाँ किस प्रकार वोटों की गिनती के अंदर धांधली हुई, तो ये सरेआम अब जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 5 करोड़ जो है मत अधिक पाए गए हैं। तो इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। अब इसका निर्णय क्या होगा ये सबको मालूम है, क्योंकि सत्ताधारी सरकार जो है वो इस मामले को, जब तक उनकी 5 सालों तक सरकार चलेगी तब तक ये मामला पेंडिंग ही रहेगा, इसका कोई अंतिम निर्णय नहीं आ सकेगा। और क्योंकि इसमें चुनाव आयुक्त जो है उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा और वो समय निकाल कर वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये इसी कारण ये मामला लटकता रहेगा। और जिस प्रकार देश के हालात बने हुए हैं, सरकारों को गिराया गया, यहाँ जो माहौल खराब किया गया केंद्र की सरकार द्वारा, और जब भी उनकी आलोचना होती है तो पिछली सरकारों का वो हवाला देकर वो पीछा छुड़ा लेते हैं। उनका कहना है कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, वो पुराना इतिहास मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बात में कोई दम नहीं है, पिछली सरकार ने भी इसी प्रकार के हालात देश के अंदर पैदा किए थे। 1975 के अंदर इमरजेंसी आपातकाल भी लगाया गया था, उस समय भी लाखों लोगों को, लाखों नेताओं, विपक्ष को दबाया गया, कुचला गया, जेलों के अंदर ठूंसा गया और लगभग 2 वर्षों तक यहाँ इमरजेंसी लागू रही। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने ये समझ लिया, उनको पता चल चुका था कि ये आपातकाल अधिक लंबे समय तक वो नहीं चला सकती, वो तानाशाही नहीं चला सकती। देश के अंदर लोकतंत्र है, जब हालात बिगड़ जाएंगे पूरा देश ही सड़कों पर आ जाएगा, देश के हर नागरिक सड़क पर होगा, तो उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। तो यही बात बांग्लादेश के अंदर भी हुई, जब पूरा बांग्लादेश के हर नागरिक सड़कों पर लाखों की तादाद में उतर गया, तब सेना बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकी और आखिरकार तख्ता पलट हो गया। तो यहाँ देश के अंदर उस समय की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जो हालात को समझा और उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी। हालांकि उन चुनावों में वो हार भी गई, उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक दिन के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्हें जेल के अंदर भी भेजा और वो जमानत पर बाहर आए। इस प्रकार हालात को जो जब नियंत्रित नहीं किया जाता और उस हालात के मद्देनजर अपनी नीतियों को, अपनी विचारधारा को बदला नहीं जाता, अपने जो डिसीजन है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसे सही नहीं किया जाता, तो आंदोलन उग्र होते जाते हैं। क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है। इस बार भी जिस प्रकार देश के अंदर भाजपा ने तानाशाही की और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं में कुचला गया, तो उसका जवाब इस बार 18वीं लोकसभा चुनावों के अंदर आम लोगों ने चुनावों के अंदर उसे उसकी औकात दिखा दी। 303 से 240 पर उसे ले आई। लेकिन अब भी जो केंद्र सरकार अपनी हरकतों से, अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रही। ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून थोपे जा रहे हैं जबरन, कि सरकार उनकी जो है आने वाले चुनावों में फिर सत्ता में आए। जो राजनीति कर रही है, जो सरकार सत्ता में है, वो नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी चली जाए, वो सत्ता से बाहर हो जाए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा डर है कि अगर उनकी सरकार गिर जाती है या आने वाले चुनावों में उनकी सरकार सत्ता में नहीं आती, तो उन्होंने जो भी काम 10 वर्षों के अंदर किए हैं, कुकर्म किए हैं, या देश की नीतियाँ इस प्रकार की बनाई हैं, तो उसका दंड उन्हें मिल सकता है। उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने जिस प्रकार के भ्रष्टाचार किया, विरोधी पार्टियों को कुचलने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए, तो वो भी कटघरे में है सत्ताधारी पार्टी। तो इस बात का उन्हें डर है। और किसी भी देश की सरकार जो सत्ताधारी सरकार है, अगर इस प्रकार के वो काम करती है, तो उसे निश्चित तौर पर इस बात का डर होता है कि आने वाले चुनावों में अगर वो सत्ता से बाहर होती है तो उनके साथ क्या होने वाला है, ये सब उन्हें मालूम होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं शेख हसीना भी वहाँ की जनता, वहाँ के विपक्षी दलों और
को कुचलने का काम कर रही थी, नियंत्रित करने का काम कर रही थी कि उनके हाथ से सत्ता न चली जाए। तो इसी प्रकार हिंदुस्तान के अंदर भी चुनावों के दौरान किस प्रकार के मंचों से भाषण दिए गए, नफरत फैलाई गई, तानाशाही की गई और देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया। और मीडिया भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से दोषी है और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वरना जो भाजपा 240 सीटों पर नहीं आ सकती थी, 240 की बजाय 140 यानी 140 पर ही सिमट जाती। लेकिन इसमें जो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इसी कारण जो मतदाता थे वो असमंजस की स्थिति में थे। उन्होंने सोचा कि अब की बार 370, अब की बार 400 पार के जो नारे हैं, हो सकता है इनके अंदर कोई दम हो और हो सकता है भाजपा 400 पार कर जाए या 370 भाजपा पार कर जाए, एनडीए 400 पार कर जाए, तो फिर से तीसरी बार मोदी प्रधान। और इसी असमंजस की स्थिति में लोगों ने मतदान कर दिया और इसके पीछे जैसा कि मैं बता रहा हूँ मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर भी हर तरह से तानाशाही की गई, वहाँ संवैधानिक संस्थाओं को कुचला गया, मीडिया पर शेख हसीना ने नियंत्रण कर लिया। मीडिया वहाँ शेख हसीना की हर वक्त उसी की भक्ति में लगी रहती थी। तो उसका परिणाम जो आज आपके सामने। अब मैं बार बार वही उसी मुद्दे पर फिर से आ रहा हूँ कि भारत जानबूझकर वहाँ के आंदोलनों को, एक वो जन आंदोलन था और उसके पीछे सच्चाई यही थी कि वहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले और जो तानाशाही थी शेख हसीना की, उसी के चलते वहाँ जन आंदोलन खड़ा हुआ इतने बड़े पैमाने पर कि वहाँ धक्का हो गया। लेकिन भारत सरकार जो चाइना का और पाकिस्तान का उसके पीछे हाथ बता रही है। अब जो भाजपा के कुछ नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि दोस्तों जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपने प्रोफाइल में बांग्लादेश की जो आंदोलन अब चला था या तख्ता पलट हुआ उसके अपने प्रोफाइल पे फोटो लगा रहे हैं। अब वो तो चिपकाएंगे क्योंकि उन्हें 1971 का दर्द जो है उनके जख्म हरे हो जाते हैं। जब जब बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उन्हें वो याद आती है 1971 की, जब 90,000 सैनिक भारतीय सेना के सामने सरेंडर हो गए थे, हाथ खड़े कर दिए थे, हथियार डालकर खड़े हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था भारतीय सेना द्वारा। तो जगजीत सिंह अरोड़ा उस समय थे जिन्होंने ढाका के अंदर अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था और वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया था। उसका विरोध भी हुआ, इंदिरा गांधी ने सस्पेंड भी कर दिया था उसमें। तो जो पाकिस्तान है वो इसी बौखलाहट के अंदर वो खुश होता है कि बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार अब शेख हसीना जो भारत के काफ़ी करीबी थी और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे और भारत का वहाँ पूरा प्रभाव था बांग्लादेश पर। अब जैसे हालात पैदा हुए हैं तो शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है और वहाँ अब विपक्षी दलों की या कोई अंतरिम सरकार कितने दिन चलेगी, कब बनेगी। वैसे तो 3 महीने का जो राष्ट्रपति ने ऐलान किया था, 3 महीने के भीतर वहाँ चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान का खुश होना तो लाजमी है। वो सोच रहे हैं कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान की अब किरकिरी हो रही है और हिंदुस्तान के जितने भी चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ हिंदुस्तान के संबंध खराब हो चुके हैं। नेपाल है, श्रीलंका है, बर्मा है, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, सबके साथ हालात खराब है। विदेश नीति में पूरी तरह से भारत फेल हो चुका है। वैसे कहने को तो मोदी का पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। अब जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात का भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मोदी या भारत की जो राज एजेंसी है या गुप्तचर एजेंसियां उन्हें इस बात का कैसे पता नहीं चला कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात किस प्रकार के, वहाँ इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कैसे हो चुकी हैं और वहाँ इन्हें एडवांस में पहले से क्यों नहीं पता चला कि वहाँ इस प्रकार के हालात हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो है इनके अच्छे संबंध है शेख हसीना के साथ, तो वो ये भी उन्हें क्यों नहीं कोई ऐसा सलाह मशवरा दे सके कि आप इस प्रकार का काम करें, आप वार्ता करें छात्रों के साथ और किसी प्रकार भी इस नाजुक स्थिति जो है उस पर नियंत्रण करें, वरना विस्फोट हो जाएगा, आंदोलन
बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार, क्योंकि मोदी या जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, इनको तो मोदी जी ने या अमित शाह ने अपने दूसरे कामों में लगा रखा है। ये तो देश के अंदर विपक्षी नेताओं को कुचलने, उनके अंदर तोड़ फोड़, हॉर्स ट्रेडिंग, सरकारों को गिराना, राज्यपाल जो हैं उनको दिशा निर्देश देना कि वहाँ की जो विरोधी पार्टी की सरकार है उसको कैसे गिराना है, खरीद फरोख्त कैसे करनी है। तो इन चीज़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की सत्ता है उसके हाथ में, तो वो मनमानी करने में लगी हुई देश के अंदर ही। दूसरे आस पड़ोसी देशों के अंदर क्या हो रहा है उसे जानने के लिए उनके पास कोई समय नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है। तो इसी काम में लगी हुई हैं कि वन नेशन वन पार्टी के सिद्धांत पर काम करें और दूसरा कोई भी विपक्षी दल यहाँ नहीं हो। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। इसी प्रकार की जो विचारधारा सोच थी वो शेख हसीना की भी थी और उसे आज किस प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं ये जग जाहिर है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।